हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मंगल कुमार शर्मा, आपका यूजीसी नेट पेपर 1 एजुकेटर। और आज हम हमारी क्रैश कोर्स की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम जून 2026 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वो सभी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी श्रृंखला में आज की हमारी जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका टॉपिक रिसर्च प्रोसेस, शोध की प्रक्रिया हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स अभी लाइव है। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं लिंक को। इस कोर्स में आपको 100% रिकॉर्डेड कवरेज मिलेगी, यानी कि जो भी क्लासेस आपकी अभी तक निकल चुकी है उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग से इजीली आप डेली के 2-3 वीडियोस लगाएंगे, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते किसी रीजन की वजह से, मान लीजिए सेम टाइम पर अगर आपकी क्लास के टाइम पे जॉब होती हो या वट एवर रीजन, कहीं आपको जाना पड़ जाए, किसी रीजन की वजह से कभी कोई क्लास छूट गई है, तो भी आप रिकॉर्डिंग से उस क्लास को कवर कर सकते हो। और डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर व्हाट्सएप पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ये फैसिलिटी आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई अलग से चार्ज आपको नहीं देना है। 24/7 आप व्हाट्सएप पर हमसे डाउट पूछ सकते हो। हमारी टीम व्हाट्सएप पर काफ़ी एक्टिव रहती है। विद इन 24 आवर्स आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल जाते हैं। साथ ही आप PDF नोट्स आपको मिलते हैं जिसे आप डाउनलोड करके या चाहे तो प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। और नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है। और ना कि सिर्फ PDF को हिंदी में दिखाने तक सीमित है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ हिंदी में भी सारी चीजें हमारे यहाँ एक्सप्लेन करी जाती हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिटेल एनालिसिस आपको करवाया जाता है। देखिए, PYQs करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQs का पैटर्न रिपीट होता है, इसी से आपको समझ में आता है कि हाल फिलहाल में एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में किस तरह से अप्रोच करना है। यूनिट वाइज क्विज आपको दिया जाता है आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए। वीकली बेसिस पे ये क्विज आपको लगाना चाहिए और जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ई-सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों की तैयारी एक साथ एक ही जगह पर हो जाए, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। जी हाँ, MS स्टडी गुरु इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर इकोनॉमिक्स। यहाँ पे CUET इकोनॉमिक्स, PG और UGC नेट इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, RBI ग्रेड बी, तो इस तरह के तमाम इकोनॉमिक्स के एग्जाम्स की हम तैयारी आपको करवाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स का बेनिफिट आपको भी मिले पढ़ने का, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है आज का, शोध प्रक्रिया, रिसर्च प्रोसेस, वो पढ़ते हैं। तो इसमें काफी अलग अलग स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का निरूपण। तो देखिए, ये सबसे पहला स्टेप है कि आपको ये पता लगाना है कि आपको रिसर्च करनी किस पर है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, वो क्या प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिटरेचर को पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे, साहित्य का अवलोकन करेंगे, एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसको पढ़ेंगे। जैसे कि रिसर्च पेपर हो गए, वर्किंग पेपर, या कोई बुक्स हो गई, किसी PhD कोई थीसिस हो गई, आर्टिकल्स हो गए उस टॉपिक से रिलेटेड, ये सभी चीजें आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप पता लगाएंगे कि रिसर्च गैप क्या है। आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, कि कहाँ किस चीज के ऊपर अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, शोध की कमी कहाँ पर अभी तक बाकी है, ऐसी कौन सी मिसिंग चीज है जिसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है, वो चीज आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परिकल्पना को तैयार करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या है, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, कि आप इस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए क्या एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको आप बाद में टेस्ट करेंगे, ठीक है, जो कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। तो एक आपको इसी तरीके से एक हाइपोथेसिस बनानी होगी, परिकल्पना तैयार करनी होगी। फिर उसके बाद आप अपनी एक रिसर्च डिजाइन बनाओगे, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या है, ब्लूप्रिंट या फ्रेमवर्क ऑफ द रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च को करने कैसे वाले हो,
किस तरीके से आप अपने इस रिसर्च को कंडक्ट करने वाले हो, ब्लूप्रिंट क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, एक कच्चा ढांचा क्या रहने वाला है रिसर्च का। इसके लिए आपको एक काफी अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, अच्छी योजना होनी चाहिए, ठीक है। और रिसर्च डिजाइन जो है वो अपने आप में एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, एक व्यापक दस्तावेज है जिसमें रिसर्च से रिलेटेड सभी चीजें बताई हुई होंगी कि आपको कौन सा काम किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए आपने सोचा है कि पर्टिकुलर XYZ चीज के ऊपर रिसर्च करनी है और उसके लिए मुझे इंटरव्यू लेना है अलग अलग लोगों का, तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च डिजाइन में आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, मान लो डेटा कलेक्शन के बाद अब आपको टेस्ट लगाने हैं, तो कौन से टेस्ट आप लगाने वाले हो, ठीक है। ये सभी चीजें, इस तरह की तमाम चीजें रिसर्च डिजाइन के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए, इसीलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, व्यापक दस्तावेज है। एक अच्छे रिसर्च डिजाइन के फीचर्स क्या क्या है, देखो सबसे पहला कि ये रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी आपको दिखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए। फिर प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करता है, सारी तरह की जानकारी रिसर्च से रिलेटेड इसके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं रिसर्च करते करते कहीं अटक जाऊं, मुझे समझ नहीं आया कि अब आगे मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है, तो मैं अपने रिसर्च डिजाइन को देखूंगा, ठीक है, वहां से मुझे पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। फिर उसके बाद ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। कई बार रिसर्च ना ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है जो रिसर्च करते टाइम हमारे सामने आती है, ठीक है। आप कितनी कोशिश कर लो कि आप इस तरीके से रिसर्च करोगे, कितना ही प्लान कर लो, ठीक है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो रहेगी, है ना। तो उसके लिए रिसर्च डिजाइन को थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आप उन अनसर्टेनिटीज से डील कर पाओ, इस तरह का फ्लेक्सिबल डिजाइन होना चाहिए। और फोर्थ है इकोनॉमिकल, किफायती होना चाहिए, जबरदस्ती रिसोर्सेज का वेस्टेज भी नहीं होना चाहिए। फिर रिसर्च डिजाइन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, शोध डिजाइन के भाग क्या क्या है। पहला है सैम्पलिंग डिजाइन, नमूनाकरण डिजाइन। तो इसमें आपको पता चलता है कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, ठीक है, किस तरह की सैम्पलिंग करनी है। आप सैंपल करने निकालने के लिए, नमूनाकरण के लिए तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, है ना, रैंडम, नॉन रैंडम, फिर रैंडम में बहुत सारे तरीके होते हैं, नॉन रैंडम में बहुत सारे तरीके होते हैं। तो असल में आपको अपनी सैम्पलिंग लेनी किस तरीके से, मान लो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लेनी है, तो ये आपका एक सैम्पलिंग डिजाइन हो गया कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग लेनी है। कहाँ से लेनी है वो आप डिसाइड करोगे कि भाई जैसे मान लो जयपुर में से लेनी है, तो जयपुर में से कहाँ लेनी है, जयपुर के प्रताप नगर के एरिया में फार्मर्स का डेटा लेना है। ये एक सैम्पलिंग डिजाइन होगी कि आपने बता दिया कि डेटा लेना कहाँ से, किस तरीके से लेना है, मुझे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। हर जितने भी किसान है उसमें से हर तीसरा किसान जो जिसका घर पड़ेगा, मैं वहां से सैंपल को कलेक्ट करूंगा। इस तरीके से आपने कोई एक रिसर्च डिजाइन बना दी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करने के लिए। फिर ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, अवलोकनात्मक डिजाइन। अब इसमें स्टैटिक और डायनेमिक कंडीशंस की बात होती है कि आपको जो रिसर्च करनी है किन कंडीशंस के ऊपर करनी है, स्टैटिक कंडीशंस में या डायनेमिक कंडीशंस में, वो आपको डिसाइड करना होगा। अब इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, और ये मान लेते हैं हमारा सप्लाई का, ठीक है, जो कि अपवर्ड स्लोपिंग। और ये दोनों ग्राफ का जो पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों मिलेंगे वो हमारा लेट्स से इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1। फिर कुछ टाइम बाद सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, सप्लाई बढ़ के हो गई S1, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं E2 नाम दे देता हूं और मैं ये स्टडी करता हूं कि इकोनॉमी E से E2 पर कैसे पहुंच गई, है ना, यानी कि मैं दो स्थिर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, उनको कंपेयर कर रहा हूं। तो इस केस में ये स्टैटिक कंडीशंस में रिसर्च करना हो जाएगा। और अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि सप्लाई बढ़ी तो बढ़ी कैसे, किस तरीके से बढ़ी है, इक्विलिब्रियम कैसे धीरे धीरे यहाँ पे शिफ्ट हो गया, है ना, अगर मैं इस चीज को कंसिडर कर रहा हूँ तो फिर मेरी रिसर्च हो जाएगी डायनेमिक कंडीशंस में, गतिशील स्थितियों में मेरी रिसर्च हो जाएगी, ठीक है।
फिर आता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन, सांख्यिकीय डिजाइन। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करनी है, हमें एनालिसिस ऑफ डेटा किस तरीके से करना है, कौन से टेस्ट लगाने हैं, कौन से ग्राफ हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सैम्पलिंग डिजाइन हो जाती है हमारी। परिकल्पना का परीक्षण और डेटा का विश्लेषण किस तरीके से करना है वो देखा जाता है। फिर आता है ऑपरेशनल डिजाइन, परिचालन डिजाइन। अब इसमें हम बात करते हैं कि भाई जो हम रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए हमारे पास बजट कहाँ से आएगा, है ना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करने वाले हैं, कार्यान्वयन कैसे करने वाले हैं। भाई हमने ये सोचा है कि मान लो रिसर्च के लिए हमें 50 लोगों का डेटा चाहिए, ठीक है। अब 50 किसानों का डेटा चाहिए, तो आप कैसे उसको कलेक्ट करने वाले हो, कैसे अपनी रिसर्च को इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये सभी चीजें ऑपरेशनल डिजाइन, परिचालन डिजाइन में देखी जाती है, लिखी जाती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन के अलग अलग टाइप्स भी हो सकते हैं। तो पहला है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन। अब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। मान लेते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मेरे को प्रतापनगर में 100 किसानों के ऊपर रिसर्च करनी है, और उसके बाद मैंने बढ़िया सा रिसर्च प्रपोजल बनाया है, मैंने सब काम कर लिया, मैंने फंड भी पास कर लिया, ठीक है, गाइड भी मुझे अलॉट हो गया, सब हो गया। उसके बाद मैं रिसर्च करने गया, मैंने क्वेश्चन भी बना लिया कि हाँ अभी जाऊंगा किसानों के पास और ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं गया प्रतापनगर में, जयपुर के प्रतापनगर एरिया में, मैंने देखा कि भाई मुझे तो 100 किसानों के ऊपर रिसर्च करनी थी, यहाँ पे तो किसान ही 3 है, जयपुर के प्रतापनगर एरिया में किसान ही नहीं। तो फिर क्या होगा, फिर तो मेरा पूरा किया हुआ काम खराब हो गया ना। तो मैं क्या करूंगा कि इससे पहले एक पायलट सर्वे रन कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की, पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करके देख लिया जाए, ठीक है। पायलट सर्वे जैसी होती है, पायलट टेस्टिंग जैसी होती है कि भाई पहले मैं पता तो लगा लूं कि जो रिसर्च करने वाला हूँ वो कर सकते हैं हम या नहीं, किसान ही नहीं होंगे तो क्या करोगे। या फिर मान लो आपके पास जो क्वेश्चन आया है उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो फिर क्या करोगे, आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। तो पहले उसको 100 किसानों की बजाय पहले 2-3 लोगों से पढ़वा लिया जाए उसको, ठीक है। 2-3 लोगों को बोलो चलो सवालों के जवाब दो, उनसे क्वेश्चंस पूछे, तो उन्हें कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इस चीज को एनालाइज कर लो, है ना। और फिर जाके फाइनली उस क्वेश्चन आयर को अप्रूव करो अगर कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है तो। सो दिस इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन, चीजों को पहले थोड़ा एक्सप्लोर किया जाता है। फिर उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन। इसमें किसी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। वर्णनात्मक, वर्णन किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज का, फिनोमिना का। फिर आता है कॉजल रिसर्च डिजाइन, कारणात्मक अनुसंधान डिजाइन। तो इसके अंदर हम कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमाइन करना चाहते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में, दो चरों के बीच में कोई सहसंबंध हम लगाना चाहते हैं या संबंध लगाना चाहते हैं, संबंध निकालना चाहते हैं, कारण और परिणाम संबंध निकालना चाहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तब कॉजल रिसर्च डिजाइन का यूज किया जाता है। फिर आता है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन, सह संबंधी अनुसंधान डिजाइन, कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। तो इसमें दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी जाती है। अब कोरिलेशन क्या होता है, देखो कोरिलेशन में हम ये देखते हैं कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो y पर क्या असर हो रहा है, कि वो इंक्रीज हो रहा है अगर, तो पॉजिटिव कोरिलेशन, सकारात्मक सहसंबंध। और मान लो x के बढ़ने पर y कम हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, कम हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाता है नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन, नकारात्मक सहसंबंध। फिर उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ अनुसंधान डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में क्या किया जाता है कि एक टाइम पीरियड पे अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा लिया जाता है और कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लो मैं देखता हूँ 2011 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी, पाकिस्तान की कितनी थी, चाइना की कितनी थी, यूएसए की कितनी थी, कब 2011 में जीडीपी कितनी थी, उन सबको कंपेयर किया और फिर मैंने इंडिया की इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परफॉर्मेंस क्या रही है उसको एनालाइज किया। तो ये क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन का पार्ट हो जाता है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन, अनुदैर्ध्य अनुसंधान डिजाइन। इसमें क्या किया जाता है कि वेरिएबल एक ही होता है
लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग होते हैं। मतलब मैं 2001 से 2020 तक इंडिया की जीडीपी को लेता हूँ और उसमें क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, ये फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो एक तरीके से ये टाइम सीरीज का एनालिसिस हो जाता है कि वेरिएबल जो अंडर स्टडी है वो तो एक ही है, लेकिन वो ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो ये टाइम सीरीज का एनालिसिस हो गया। फिर नेक्स्ट है स्टेप 3, डेवलपिंग अ डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, डेटा संग्रह उपकरण विकसित करना। तो देखो सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से हो सकते हैं। देखो दो तरीके के डेटा हो सकते हैं यहाँ पे, क्वालिटेटिव डेटा गुणात्मक डेटा, या फिर क्वांटिटेटिव डेटा मात्रात्मक। अब क्वालिटेटिव डेटा में, गुणात्मक में हम किसी के एट्रीब्यूट यानी किसी के गुण जो हैं वो मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, श्रेणीबद्ध चर होते हैं, उनसे बना होता है। जैसे कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, ठीक है, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। तो ये क्या हो गया, ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया कि स्मोकिंग करने वाले और नॉन स्मोकर्स की, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, धूम्रपान न करने वाले लोग, उनके बारे में अगर हम डेटा ले रहे हैं तो ये क्वालिटेटिव डेटा हो गया, क्योंकि ये चीज उनके एक एट्रीब्यूट को डिनोट करती है। फिर क्वांटिटेटिव डेटा, इसमें न्यूमेरिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। जैसे अगर मैं लोगों की इनकम का सर्वे कर रहा हूँ, उनकी एवरेज इनकम निकालने के लिए, तो वो न्यूमेरिक डेटा हो गया। कंजम्पशन पे सर्वे कर रहा हूँ तो ये एक न्यूमेरिक डेटा हो गया। क्वांटिटेटिव डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, मात्रात्मक। तो ये दो तरीके के डेटा हो सकते हैं। फिर देखो डेटा को तीन तरह की सीरीज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तीन तरह की श्रृंखला बनाई जा सकती है। पहला तो इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रृंखला। इसमें क्या होता है, डेटा को सीधे सीधे रिप्रेजेंट किया जाता है कि जैसे अगर मैं पूछूं किसी क्लास में मार्क्स पूछे, एक क्लास है जिसके अंदर 5 बच्चे हैं, पहले के 10 में से 7 आए, दूसरे के 10 में से 9 आए, तीसरे के 6 आए, चौथे के फिर से 7 आए, और पांचवे के मान लो 10 में से 10 आ गए, ठीक है। तो ये 5 बच्चे थे, इनका डेटा मैंने इंडिविजुअल सीरीज में डिनोट कर दिया कि एक के 7, एक के 9, एक के 6, एक के 7 और फिर 10 मार्क्स आए, ठीक है। ये हो गई इंडिविजुअल सीरीज। डेटा को बस सिंपली नंबर में इस तरीके से सीरीज बना के हमने दिखा दिया। फिर दूसरा क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज। अब मान लो एक क्लास हो जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे हों, ठीक है, मान लो उस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं 50 मार्क्स कब तक लिखूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, लिस्ट बना दी है। देखो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में मैं लिखूंगा कि कितनी बार ये चीज रिपीट हो रही है। तो 0 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 0 के। 1 मार्क्स कितने बच्चे आए, कितने बच्चों के आए, 1 के। 2 मार्क्स 3 बच्चों के। 4 मार्क्स 6 बच्चों के। 5 मार्क्स 15 बच्चों के, ठीक है। 6 मार्क्स 18 बच्चों के। 7 मार्क्स 13 बच्चों के। इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो चीज है, मार्क्स जो है, जो मेजरेबल वैल्यू है, वो डेटा में कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। ये हो गई हमारी डिस्क्रीट सीरीज, असतत श्रृंखला। फिर आता है कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में डेटा इस तरह का होता है कि वो फिक्स डिफाइन नहीं किया जा सकता, है ना, और उस तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं किया जा सकता कि एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालें। जैसे मान लो अगर मैं हाइट के ऊपर डेटा कलेक्ट करना चाहता हूँ कि बच्चों की हाइट कितनी है, अब वो तो बड़ा ऐसा वेरिएबल है कि काफी आसपास मिलेंगे लोग, है ना। किसी की मान लो 170 सेंटीमीटर है तो किसी दूसरे की 171 सेंटीमीटर होगी, किसी की 174 सेंटीमीटर होगी, आसपास में होंगे और बहुत सारे डेटा हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज की तरह हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, रेंज बना देंगे 140 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट बता रहे हैं हम सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर, ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो 150 से 140 कितनों के आए हैं, मान लो 6 बच्चों की। 6 बच्चों की हाइट जो है 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। फिर 150 से 160, 7 बच्चों की हाइट जो है 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच में है। 160 से 170
में मान लो 13 बच्चों की हाइट है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये कंटिन्यूअस सीरीज है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में चल रही है 160 से लेके 170 तक। एग्जैक्ट तो हमने बताया नहीं कि एग्जैक्टली कितनी, तो इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज बोल देते हैं, सतत श्रृंखला बोल देते हैं। फिर आता है मेजरमेंट स्केल्स, माप के पैमाने। तो हमारे पास 4 तरह के स्केल्स होते हैं, 4 तरह की मापनी है। पहला है नॉमिनल स्केल, इसमें वर्गीकरण या नामिक मापनी भी इसको कहा जाता है। अब ये चीजों को क्लासिफाई करने के काम में आता है। कैटेगोरिकल वेरिएबल जो होता है, जो चीजों को कैटेगरी में डिवाइड करता है, उसको हम नॉमिनल स्केल बोल देते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए कोई सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करते टाइम आपने लोगों से डेटा लिया मेल और फीमेल का, तो अब लोगों से मेल और फीमेल आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हुए ना, या मान लो अदर भी आप ऐड कर लो, मेल फीमेल और अदर, तो टोटल 3 ही ऑप्शन होंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो लोगों के हेयर कलर के ऊपर आप डेटा ले रहे हो, तो ब्लैक, ब्राउन, वाइट, बस ये आ गए, है ना, इस तरीके से आ जाएंगे। या मान लो स्मोकिंग हैबिट्स के ऊपर डेटा ले रहे हो, तो स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स। तो ये आपके पास बेसिकली नॉमिनल स्केल के अंदर आप चीजों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हो, उनका वर्गीकरण करने की कोशिश करते हो, और एक फिक्स आपके पास रहता है, कुछ कैटेगरीज रहती है, उन्हीं में चीजों को फिट करना होता है। फिर आता है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल यानी क्रम सूचक मापनी। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, क्रम सूचक, तो अलग अलग चीजों का क्रम यहाँ पर क्या रहना चाहिए वो बताया जाता है, उनकी रैंक का आपको पता चलता है, ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से। कि अगर मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ कि भाई एक खिचड़ी हो गई, एक पिज्जा हो गया, एक रोटी हो गई, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो आप बोलेगा खाने में सबसे अच्छा मेरे को पिज्जा लगता है, तो ये फर्स्ट रैंक हो गई उसकी। फिर रोटी लगती है तो सेकंड रैंक हो गई, उसके बाद खिचड़ी, तो ये तीसरी रैंक हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो नंबर्स आपने दिए ये उनकी रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इस तरह की चीज रहती है। फिर आया इंटरवल स्केल, अंतराल मापनी। अब ये जो स्केल है उसके अंदर क्या होता है ना कि आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस तो नहीं लगा सकते, लेकिन डिफरेंस का अपना रोल रहता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई 2-0 नहीं होता, या आप नहीं बोल सकते कि आइडियल नंबर ये है। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे एक जगह वहां पे 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पर 35 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या कोई सेंस बनेगा कि हाँ ऑन एन एवरेज दोनों जगह पे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, कोई एवरेज का पॉइंट नहीं है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, अगर बोलोगे कि दोनों जगहों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, तो इट मेक सेंस, वो बताया जा सकता है, ठीक है, काम की चीज है। क्या इसको कोई परसेंटेज निकाल सकते हो टेम्परेचर्स में, वो भी नहीं निकाल सकते। तो बेसिकली इंटरवल स्केल में डिफरेंस निकाला जा सकता है, दो अलग अलग जगहों के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंस एक सेंसिबल चीज है, बाकी और कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते दोनों में कुल मिला के 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो ऐसे एडिशन का भी कोई फर्क, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहती है। फिर लास्ट आता है रेशियो स्केल, अनुपात मापनी। तो यहाँ पे आप सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कॉपीज दिखाते हैं तो देखते हैं हमारे इंग्लिश में कितने आए, हिंदी में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, एसएससी में कितने आए, ठीक है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ये एवरेज मार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है, या परसेंटेज निकाल लेंगे, और आपस में एक दूसरे को पूछेंगे बताओ भाई मेरी परसेंटेज तो बन रही है 81, तुम्हारी कितनी बन रही है, बोला मेरी तो 92 बन रही है, मुंह उतर गया वापस चला गया, बोले सोचा मैं तो 6 ही झाड़ूंगा 81 बनी है, सामने वाले की ज्यादा आई है ना।
तो रेशियो स्केल क्या होता है, जहाँ पे सभी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, रेशियो, ये सभी लगाए जा सकते हैं। फिर एक और स्केल आता है जिसमें आप चीजों को नाप सकते हो, माप सकते हो, वो आता है एटीट्यूडनल स्केल्स, अभिवृत्ति पैमाने। तो इसमें 5 तरह के स्केल्स हैं हमारे पास। पहला है लिकर्ट स्केल। इसमें चीजों के बारे में पूछा जाता है कि आप उनसे कितना एग्री करते हो, कितना डिसएग्री करते हो। तो इस तरीके से डेटा पूछा जाता है, स्ट्रांगली एग्री, अग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री। इस तरीके से जैसे 5 स्केल्स आपको दे दिया और उसमें से आपको फिट करना, ठीक है, कोई सा भी। जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल आया, अब आपसे पूछते हैं कि ये बिल पे आपकी क्या राय है, बोला मैं तो न्यूट्रल हूँ भाई, मेरे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। कोई बोलेगा नहीं, आई डिसएग्री विद दिस बिल, माना इसमें कोई 3 अच्छाइयां हैं लेकिन इसमें 5 बुराइयां हैं, तो मैं तो डिसएग्री हूँ। कोई बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री हूँ, मेरे को तो इसमें कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा, मेरे को लगता है सारी खराब ही चीजें। ठीक है, इस तरीके से आपको लिकर्ट स्केल के ऊपर जवाब देना होता है। फिर आता है थर्स्टन स्केल, थर्स्टन पैमाना। इसमें लीस्ट फेवरेबल हो जाता है 1 और मोस्ट फेवरेबल हो जाता है 11। तो 1 से लेके 11 तक की गिनती है, जिसके अंदर बीच में आपको कोई एक नंबर चूज करना है। तो पूछा किसी ने, बताओ धुरंधर मूवी कैसी लगी, अरे 11 में से 11, है ना, मोस्ट फेवरेबल। फिर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में 7 तक की गिनती होती है, 1 से लेके 7 तक। सिस्टम फिर वही रहता है, 1 क्या होगा लीस्ट फेवरेबल और 7 होगा मोस्ट फेवरेबल। तो धुरंधर मूवी कैसी लगी, अरे 7 में से 7, इस तरीके से। फिर स्टेपल स्केल, स्टेपल पैमाना क्या होता है कि वो माइनस में भी जाता है और प्लस में भी जाता है। तो जैसे अगर कोई बोले कि भाई 0, ठीक है, मतलब वो न्यूट्रल है। कोई बोले -5, मतलब लीस्ट फेवरेबल, बहुत ज्यादा गुस्से में है। ठीक है, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, -5। तो वो -5 अगर दे दिया किसी ने कि आपको हमारी सर्विस कैसे लगी, कोई आया होटल में रुका, पूछा फीडबैक के लिए, फॉर्म दिया, सर्विस कैसी लगी, -5, मतलब पक्का उसकी कोई ना कहीं किसी होटल के स्टाफ से लड़ाई हुई है, इसीलिए -5। और एकदम खुशी खुशी जाएगा तो 5 आउट ऑफ 5 या 4 आउट ऑफ 5, कुछ इस तरह के वो स्केल पे नंबर दे सकता है। फिर आता है गटमैन स्केल। अब ये गटमैन स्केल एक तरह का रेशियो स्केल है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेट करने में, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिसर्च प्रपोजल को लिखना, एक शोध प्रस्तावना लिखना। अब आपने इतना सारा काम किया है, अब आप चाहते हो कि भाई ये प्रपोजल मैं दूं जिससे कि मुझे रिसर्च का क्लैरिफिकेशन मिल जाए। क्लैरिफिकेशन मिलने के बाद फिर आपको उस रिसर्च के लिए फंड्स मिलेंगे या जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए वो मिल जाएंगे। तो रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है। रिसर्च प्रपोजल में एक तो हमें लिखना होता है हमारा लिटरेचर रिव्यू, जो हमने पढ़ा है रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स, बेनिफिट्स क्या है रिसर्च को करने की, ये सभी चीजें मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है डेटा एंड मेथोडोलॉजी। डेटा एंड मेथोडोलॉजी का वर्णन हमें करना होता है रिसर्च प्रपोजल में। ठीक है, कि आप डेटा कहाँ से ले रहे हो, कौन सा ले रहे हो, कौन सी ईयर का ले रहे हो। ठीक है, डेटा आ गया। फिर मेथोडोलॉजी, कार्यप्रणाली आपकी क्या रहने वाली है। जैसे मान लो आप प्राइमरी सर्वे कर रहे हो अपनी रिसर्च के अंदर, तो वो आप लिखोगे, मेथोडोलॉजी में बताओगे। फिर आता है जस्टिफिकेशन फॉर फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज, धन और अन्य संसाधनों के लिए औचित्य, कि आप जो भी रिसर्च के लिए फंड लेना चाहते हो इंस्टीट्यूशन से या व्हाटएवर, जहां से भी वो प्रोजेक्ट मिला है, उसके लिए आप फंड्स लेना चाहते हो, तो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों लेना चाहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी। फिर आता है कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रह कैसे करना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं, सेंसस कर सकते हो या फिर सेंसस ले सकते हो, नमूने पर काम कर सकते हो या पूरी जनगणना करवा सकते हो और पूरी पॉपुलेशन के ऊपर काम कर सकते हो। फिर आता है स्टेप 6, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा का विश्लेषण करना है और व्याख्या करनी है। तो इस स्टेप पर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो। अब हाइपोथेसिस, आपकी नल हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी।
नल हाइपोथेसिस मान लीजिए, आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, शून्य परिकल्पना, ठीक है, अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो आपकी रिसर्च का मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हम H1 जो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और लास्ट में फिर आपको एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है। रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय आपको उसका क्या फॉर्मेट होता है वो पता होना चाहिए। तो रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल पेज आएगा, जिसके ऊपर आपकी रिसर्च का टाइटल होगा, नेम, यूनिवर्सिटी और डेट। अब डेट में फॉर्मेट अक्सर क्या रहता है कि ईयर लिखा हुआ होता है कि किस ईयर में आपने अपने जो रिसर्च है वो दी है। कई बार ऐसे भी होता है कि मंथ भी किसी किसी जगह मांगा होता है कि मंथ भी लिख दो साथ में, ईयर तो ठीक है लेकिन कौन से मंथ में, है ना, तो वो भी कई बार लिखना होता है। फिर आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, विषय सूची आ जाएगी, देन लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एंड फिर आता है एक्नॉलेजमेंट, आभार। तो जब आपको किसी का आभार व्यक्त करना है तो इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, आप अपनी तरफ से इसको लिख सकते हैं। और जिसने भी आपको रिसर्च के अंदर हेल्प करी है, मतलब आपके गाइड हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, तो फ्रेंड का भी नाम लिख सकते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड ने बहुत हेल्प करी है मुझे। हो सकते हैं आपकी मम्मी सेम फील्ड से हो तो मम्मी का नाम लिख सकते हैं कि इन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक्नॉलेजमेंट रिसर्चर के खुद के ऊपर है, किस किस ने उसको उसकी रिसर्च में हेल्प किया है, उसी हिसाब से वो अपना आभार व्यक्त कर सकता है। फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट एंड इंट्रोडक्शन, सार और परिचय। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, हमारी रिसर्च का एक शॉर्ट रूप होता है जहाँ पे हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कुछ कंक्लूजन से रिलेटेड कोई चीज बताई भी होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर होती है। और उसके बाद आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये क्लियरली डिफाइन करते हैं कि हमने जो रिसर्च की है वो क्यों करी है, ये बताया जाता है। और उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जैसा मैंने आपको बताया, लिटरेचर रिव्यू में जो भी रिसर्च हमने पढ़ी है, एग्जिस्टिंग रिसर्च है जो टॉपिक से रिलेटेड, उसे हमने पढ़ा है, तो उसे हम लिटरेचर रिव्यू में लिख सकते हैं। फिर आता है मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन, कार्य प्रणाली या शोध डिजाइन। तो मेथोडोलॉजी डिसाइड करी जाती है कि किस तरह से हमें रिसर्च में काम करना है, किस तरीके से डेटा एनालिसिस करना है एंड ऑल, तो वो मेथोडोलॉजी में बताई जाती है। फिर उसके बाद डेटा एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डेटा एनालिसिस किया जाता है मतलब टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट का जो रिजल्ट आए उसका विश्लेषण होता है। और लास्ट में इंटरप्रिटेशन लिखा जाता है कि हमें इससे क्या लगता है, क्या चीज सामने निकल कर आती है, वो इंटरप्रिटेशन में लिखा जाता है। उसके बाद आता है कंक्लूजन। तो रिसर्चर ने जो भी रिसर्च करी है उसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, वो देखा जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊं कि अच्छी रिसर्च वो है जो एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पढ़ने से समझ में आ जाए कि रिसर्च में क्या काम किया हुआ है और क्या रिजल्ट आया है, ये होती है अच्छी रिसर्च। फिर नेक्स्ट है रेफरेंसेस, संदर्भ आपको लिखने होंगे, जो भी बिब्लियोग्राफी या वेबिलियोग्राफी आपको लिखनी है, जो चीजें आपने काम में ली है, तो वो आपको रेफरेंसेस में मेंशन करना होता है। और ये जरूरी है कि आप उसे मेंशन करें, ठीक है, अदरवाइज प्लेजरिज्म आ सकता है आपको। फिर मतलब आपकी रिसर्च के अंदर प्लेजरिज्म फाइंड किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अपेंडिक्स, परिशिष्ट, जो चीजें आपको लगता है कि रिसर्च पेपर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें खिंच जाएगी, डिस्टरबेंस होगी बीच में, पढ़ने वाले का फ्लो टूटेगा, तो फिर अपेंडिक्स को, परिशिष्ट को लास्ट में रख दिया जाता है। फिर ये कुछ स्टाइल्स हैं रेफरेंसिंग की जो आपको पता होने चाहिए, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स। इसमें भी मेन दो कौन सी हैं, ये दो पहले वाली, एपीए और एमएलए।
तो इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लें आप, अलग से उसको नोट्स बना के लिख सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। लेकिन ये जो दो स्टाइल्स हैं एपीए और एमएलए, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो एपीए स्टाइल का क्या मतलब है कि एपीए स्टाइल में अगर हमें रेफरेंसिंग करनी है तो पहले ऑथर का नाम आएगा, सरनेम पहले, फिर फर्स्ट नेम डॉट के साथ आ जाएगा, फिर ईयर, जिस ईयर में वो रिसर्च पब्लिश हुई है वो आ गया, फिर आर्टिकल का नाम आ गया, जर्नल का टाइटल आ गया, ठीक है, और यहाँ पे इंडेंट कुछ थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, जर्नल का नाम आ गया, फिर वॉल्यूम और इशू नंबर ये हमें बताना है, देन पेजेस, और लास्ट में होता है डीओआई। अब ये डीओआई क्या है? डीओआई होता है आपके, ऐसे समझ लीजिए, आपके रिसर्च पेपर का डिजिटल एड्रेस। जैसे अगर मान लो किसी को आपके घर पे पहुंचना है तो आप आपसे फोन करके पूछेंगे भाई एड्रेस क्या है ना? तो इसी तरीके से ये जो डीओआई है ये इंटरनेट पर आपके रिसर्च पेपर का डिजिटल एड्रेस है। दिस इज डीओआई। इस एड्रेस को यूज करते हुए आपकी रिसर्च तक पहुंचा जा सकता है कि ये रिसर्च किसने करी थी, ये पता लगाया जा सकता है। अब ये एपीए स्टाइल्स के कुछ थोड़े से एग्जांपल हैं, मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में नोट्स बनाने के हिसाब से, तो ये काम आएगा। नेक्स्ट होता है एमएलए स्टाइल। एमएलए स्टाइल में सबसे पहले ऑथर का नाम आएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्श लियोनार्ड, तो फर्स्ट नेम बाद में आया है, लियोनार्ड मार्श, ठीक है, तो फर्स्ट नेम बाद में आया है और सेकंड नेम पहले आया है, ठीक है, और दोनों नाम पूरे पूरे आए हैं। एपीए स्टाइल में तो क्या है, फर्स्ट नेम के बाद डॉट लगा दिया था, मतलब फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर और उसके बाद डॉट लगा दिया था, यहाँ पे पूरा लिखा जाता है एमएलए में। देन आर्टिकल टाइटल, कौन से आर्टिकल में ये चीज छपी वो आता है। देन जर्नल टाइटल, किस जर्नल में ये चीज छपी है। देन वॉल्यूम एंड इशू नंबर, कौन सा वॉल्यूम और इशू नंबर में ये चीज पब्लिश होगी ये बताया जाता है। देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, कौन से ईयर में ये रिसर्च पब्लिश हुई, और उसके बाद पेज रेंज, पर्टिकुलरली कहाँ से कहाँ तक आपकी रिसर्च है, ठीक है, फिर नेम ऑफ द डेटाबेस आ गया लास्ट में, इस डेटाबेस को हमने यूज किया है तब जाके ये रिजल्ट सामने आया, और लास्ट में आया है डीओआई और यूआरएल, ठीक है, जो कि हर पेपर का अपना एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होता है। अब ये एमएलए की कुछ स्टाइल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि आप देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के चले जाएं जरूर। फिर देखिए आज के लिए लास्ट चीज, एपीए स्टाइल और एमएलए स्टाइल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब इंडिविजुअली तो मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर ही दिया है, मैं चाहूंगा कि इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपके डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाली है ये चीज़, ठीक है। तो ये कुल मिला के पूरा रिसर्च का हमारा प्रोसेस है। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जब भी मेरी क्लास होती है टेलीग्राम चैनल पर एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी अगर आप टेलीग्राम चैनल को भी मुझे फॉलो कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।